वेलकम टू रूट्स क्लासेस। अभी हम चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 का बायो चैप्टर है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति यानी स्ट्रेटेजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। पहला पॉइंट है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन के अंतर्गत हम भैंस, गाय, भेड़, सूअर, बकरी, ऊँट आदि का प्रजनन करते हैं तथा इसकी देखभाल करते हैं। यह हमारे लिए एक बहुत लाभप्रद है। पशुपालन में हम कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन भी सम्मिलित करते हैं। अतः यह एक कृषि पद्धति है जिसमें पशुपालन, पशु प्रजनन तथा पशुधन सम्मिलित है। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग लिवस्टॉक। अर्थात पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट दिख रहा है कि फार्म एंड फार्म पशुओं का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल्स। खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए दूध देने वाले पशुओं, कुक्कुट पालन, पशु प्रजनन, मधुमक्खी पालन तथा गाय पालन के पारंपरिक प्रबंधन के लिए जब नस्ल की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर उसके प्रजनन तथा रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिन्हें हम पशु प्रबंधन कहते हैं। ये पूरा का पूरा बात है। यानी हम कह सकते हैं कि पशुपालन क्या है, यानी पशुओं का देखरेख करना। जितने सारे पशु हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद हैं, उनका रख रखाव करना ही पशुपालन कहलाता है। आगे देखते हैं और आगे है नेक्स्ट पॉइंट है डेयरी फार्म प्रबंधन। यानी डेयरी प्रबंधन क्या है। कह रहा है डेयरी प्रबंधन में अच्छे नस्ल की दुग्ध प्रदायी पशुओं जैसे गाय, भैंस का उचित प्रबंधन किया जाता है। भारतवर्ष में गाय और भैंस की लगभग 32 प्रजातियां विद्यमान हैं। भारत की प्रमुख गाय साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, थरपाकर तथा हरियाणवी है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रमुख कौन है, या कुछ नाम देकर एक आपको ढूंढना पड़े कि हाँ इनमें से नहीं है या है। उसके बाद है भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। विदेशी नस्ल की गायों में जर्सी है, करन स्विस है, होल्स्टीन फ्रिशियस है, प्राइन फ्राइस है तथा फ्रिशियन साहिवाल है। ये सब प्रमुख हैं। ठीक है, यानी ये सब जो गायें हैं वो प्रमुख है और इनको अपने फ़ायदा के लिए ही कोई पालता है। आगे देखते हैं और आगे है कि NRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह इंस्टीट्यूट हमारे देश में उन्नत नस्ल की अत्यधिक दूध देने वाली गायों की संकर नस्लें उत्पन्न करता है। यह हरियाणा के करनाल में अवस्थित है। लिखा गया है कि यह अनुसंधान हरियाणा के करनाल में अवस्थित है, जहां देश की उन्नत नस्ल की गायों को विकसित किया जाता है। हमारे देश में भैंसों की 10 प्रजातियां हैं, जिनमें प्रमुख रूप से नागपुरी, सुरती, नीली रवि, मेहसाना तथा जफराबादी प्रमुख हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि मेहसाना क्या है या जफराबादी क्या है या किसकी प्रजाति है, तो आपको बताने होंगे भैंस की प्रजाति है। भारतीय भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस बोवेलिस है। भैंस की अधिक क्षमता वाली नस्ल मुर्रा है, जो दुग्ध स्राव में लगभग 2000 लीटर तक दूध देती है। ये देखिए, ये जो दिख रही है ये साहिवाल है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, मेहसाना, ये मेहसाना है। आगे देखते हैं और आगे है कि डेयरी फार्म प्रबंधन में निम्न साधनों की आवश्यकता होती है। भाई अगर कोई डेयरी फार्म खोलना चाहता है या रख रहा है तो उसमें निम्नलिखित क्या क्या संसाधन होंगे। पहले तो नस्ल अच्छी वाली होनी चाहिए। नस्ल पहले होता क्या है, यहाँ कहा जा रहा है कि नस्ल पशुओं का वह समूह है जो वंश तथा सामान्य लक्षणों में समान हो। यानी अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड टू अ बाई डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड अ ब्रीड। उसको हम क्या कहेंगे, ब्रीड कहेंगे, यानी नस्ल कहेंगे हम, जो एक ही समान हो। अच्छा, देखभाल किस तरह का भाई, तो जहाँ रहे वहाँ स्वच्छ रहे, आवास साफ सुथरा रहे, पर्याप्त जल मिले, सुविधा रहे, रोग मुक्त रहे। अच्छा, दुग्ध उत्पादों का भंडारण तथा परिवहन। अब मान लीजिए कि जो कोई दूध निकाल रहा है वो साफ़ सफाई से रखे, जिस बर्तन में रखे उसको साफ रखे। ठीक है, उसको ले जाना लाना। अच्छा, भोजन में देखिए कि उसको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, खनिज हो तथा विटामिन की संतुलित मात्रा हो, ये सब मिलनी चाहिए। उसके बाद है पशु चिकित्सा। पशु चिकित्सा में है कि पशु का किसी गंभीर बीमारी ना हो जाए, इसलिए नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। यानी पशुओं के रोग फैलाने वाले रोगाणुपरा गंदे, अंधेरे या शीतल भरे अवस्थाओं में पाए जाते हैं। समय समय पर इन्हें वैक्सीन भी लगनी चाहिए ताकि इन्हें किसी तरह की गंभीर बीमारी न हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुक्कुट फार्म प्रबंधन क्या है, यानी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट हम किसको कहेंगे। ये कह रहा है कि कुक्कुट पालन मुख्य रूप से मांग तथा या मांस तथा अंडे की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिनमें मुर्गा के अतिरिक्त बत्तख है, गीज है, टर्की है, ये सब इसमें सम्मिलित हैं।
आर्थिक रूप से इनका पालन तथा प्रजनन कुक्कुट पालन कहलाता है, या मुर्गी पालन कहिए या मौन पालन भी कह सकते हैं इसका, नहीं मुर्गी पालन, हाँ मुर्गी पालन कह सकते हैं। अब कह रहे हैं कि अंडे देने वाली मुर्गी एक लेयर्स तथा मांस देने वाली मुर्गी को बॉलर कहते हैं, ब्रॉलर, ठीक है, एक लेयर्स और ब्रॉलर्स कहते हैं। कह रहे हैं मुर्गियों की देसी किस्में में असील है, बसरा है, ब्रह्मा है, कोचिन है, चिरगांव है, घाघूस है, ठीक है। ये औसतन एक वर्ष में 60 अंडे देती है। उसके बाद विदेशी नस्ल की जो मुर्गियाँ है उसमें फाइट लेग हॉर्न है, रॉक अस्ट्रालार्प है, ठीक है, ससेक्स है और ब्लैक माइको हॉर्न है और रोडो आइलैंड है। ये विदेशी नस्ल की मुर्गियाँ हैं। विदेशी नस्ल की मुर्गियों में से और देसी नस्ल संकर कराकर जो उत्पन्न किए गए हैं उसमें से है ILS82, HH260 और B77 है। यह शीघ्र परिपक्व होने वाली है तथा इसमें मृत्यु दर कम होती है और ये लगभग पूरे जीवन काल में 200 से लेकर 260 अंडे तक देने में सक्षम रहती है। अगला प्रश्न है कि कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। क्या पहली बात है कि बेहतर नस्ल होना चाहिए, इनकी नस्ल अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नस्ल वाले में कौन कौन है, तो ISL 82 है, B77 है, लगभग जो 200 से लेकर 260 अंडे तक देती है। इसके राष्ट्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म जो भुवनेश्वर, मुंबई, चंडीगढ़ और हिसारघट्टा में अवस्थित है। यहाँ पे मुर्गियों का कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें अच्छे से अच्छे उन्नत किस्म की मुर्गियों को विकसित किया जा सके। उसके बाद आता है ब्रीडिंग मेथड्स, प्रजनन की विधि क्या है, तो प्रजनन की विधि देखिए 5 तरह के होते हैं। पहला है अंतः प्रजनन, इसको किसे कहेंगे, तो जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है तब इस प्रकार के हम अंतः प्रजनन करते हैं। उसके बाद बही प्रजनन है यानी आउट ब्रीडिंग, इस प्रकार के प्रजनन में उन पशुओं से संगम कराया जाता है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के 2 पशु के बीच संगम कराया जाता है बशर्ते दोनों पशु के पूर्वजों में समानता न हो, यानी अलग अलग पूर्वज से आए हुए हैं। अगला है बही संस्करण, यानी आउट ब्रीडिंग क्या है, तो आउट ब्रीडिंग के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार का प्रजनन एक किस्म के पशु के बीच होता है और संकरण जो है इस प्रकार के प्रजनन में एक श्रेष्ठ नस्ल के नर तथा मादा के बीच संकरण कराया जाता है और इसी में हिसरडाल जो है ये एग्जाम्पल है इसका, हिसरडाल जो कि बीकानेरी एविज और मैरिनो रैम्स के बीच संकरण से विकसित हुआ है। अंतः विशिष्ट संकरण क्या है, यानी इंसेप्टिक हाइब्रिडेशन क्या है, कह रहा है कि इस प्रकार के संकरण में 2 विभिन्न प्रजातियों के नर तथा पशु को आपस में संगम कराया जाता है। आगे है नियंत्रित प्रजनन प्रयोग, यानी इसमें कंट्रोल हम कैसे करें, तो कह रहा है इस प्रकार की विधि में एक श्रेष्ठ नर का चयन किया जाता है तथा उसे प्राप्त बीज को मादा के जनन अंग में प्रवेश कराया जाता है जिसे हिमकृत या तरल नाइट्रोजन। देखिए अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्पर्म को हम कहाँ रखते हैं या बीज को, तो कह सकते हैं कि तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री के टेम्परेचर पर रखा जा सकता है। अब कह रहा है कि कृत्रिम विसर्जन में निम्न चरणों में पूरा होना चाहिए। अब निम्न चरण कौन कौन है भाई, जिसमें से ये पूरा होना चाहिए, तो पहला है कलेक्शन ऑफ सीमेन, यानी सीमेन को जो कलेक्ट करने का काम है, यानी उत्तम गुण वाले नस्ल के एक पशु को कृत्रिम तरीके से उत्तेजित करके उसका वेट संचय कर लिया जाता है। अब ये तरीका क्या है, तो या तो मैकेनिकल हो सकता है या इलेक्ट्रिकल इस्तेमाल किया जाता है जिसको सीमेन बैंक में इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर वहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद वीर्य का परीक्षण दूसरा है, यानी प्रिवेंशन ऑफ सीमेन है, यानी इसमें कह रहा है कि संचित बीज को अधिक कम ताप पर या लो टेम्परेचर पर रखा जाता है जिससे ख़राब ना हो या किसी तरह से डाइल्यूट करके इसको अलग अलग तरह के शीशियों में भरकर रखा जाता है। तीसरा पॉइंट है इंस्ट्रक्शन ऑफ द सीमेन फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी इसको फर्टिलाइजेशन के निश्चित होने के लिए इसको ओवा के साथ संपर्क में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बी कीपिंग या एपी कल्चर किसे कहेंगे, या मधुमक्खी पालन, या इसको एक और नाम से हम मौन पालन भी कहेंगे। कह रहा है कि शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्ते का रख रखाव मधुमक्खी पालन या मौन पालन भी कहा जाता है, या मोहन पालन हो गया, मौन पालन कहा जाता है। कह रहा है द मेंटेनेंस ऑफ हाइव ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड एपी कल्चर। एपी कल्चर याद रखेंगे, एपी कल्चर टर्म है जिसका मतलब होता है मधुमक्खियों का पालन, यानी व्यावसायिक दृष्टिकोण से मधुमक्खियाँ 4 प्रकार की होती है व्यावसायिक दृष्टिकोण से, जिसमें एपिस सेरेना इंडिका है, एपिस डोर्सटा है, एपिस फ्लोरा है और एपिस मेलिफेरा है। इतनी तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। इसमें पहली वाली जो है एपिस सेरेना इंडिका है जो है ये सामान्य मधुमक्खी है जो सब जगह पाई जाती है। उसके बाद जो है ये भीमकाय मधुमक्खी है, यानी हम कह सकते हैं दूसरी वाली एपिस डोर्सटा को कि ये जियांट हॉनी बी है। और इसके बाद एपिस फ्लोरेला जो मधुमक्खी है ये लिटिल बी है, यानी सबसे छोटी वाली मधुमक्खी है। और एपिस मेलिफेरा जो है ये शहद उत्पादन में या व्यावसायिक दृष्टि से सबसे अधिक शहद देने वाली यही मधुमक्खी है। अगर दूसरी तरह से हम बात करें तो मधुमक्खी 3 तरह की होती है, एक
रानी मधुमक्खी होती है, रानी होती है, एक ड्रोन होती है और एक कामगर मधुमक्खी होती है या श्रमिक मधुमक्खी होती है। तो यहाँ पे शहद बनाने का काम केवल कामगर मधुमक्खी करती है या श्रमिक मधुमक्खी ही करती है, बाकी रानी पार्टिसिपेट नहीं करती है और ड्रोन भी नहीं करता है मधुमक्खी को मध को इकट्ठा करने में। नेक्स्ट है फिशरीज यानी मत्स्य क्या है। कर एक प्रकार का उद्योग है जिसका सीधा संबंध मत्स्य पालन या उनके प्रसंस्करण तथा उनकी बिक्री से है। कह रहा है कि इस उद्योग में अन्य जलीय जीवों को भी सम्मिलित किया गया है, यानी फिशरीज एंड इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ द फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, यानी किसी दूसरे जानवर को भी मछली के साथ साथ बेचा जाता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मत्स्यिकी कह सकते हैं। मछली उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है। अच्छा, एक पॉइंट और है, ब्लू रिवोल्यूशन। इसका मतलब होता है मछली के उत्पादन में ज़रूरत से ज़्यादा की वृद्धि हो जाना ही ब्लू रिवोल्यूशन कहलाता है। यहाँ तक अब हम अब तक जितना पढ़े इसमें से कुछ प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न ये आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप आंसर करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से गाय की प्रजाति नहीं है। देखिए गाय की प्रजाति नहीं है, इसमें चुनना है। तो जर्सी तो है, विदेशी है। उसके बाद करन स्विस भी है, ये भी विदेशी है। अच्छा, करन फ्राइस ये भी विदेशी है, यानी सूरती नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि रुक्षांश यानी रफेज की अधिकता होती है। रफेज पशुओं में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है इन्हें? अंडे में, खनिज पदार्थ में, अनाज में या घास भूसा चारा में। तो इसका सही आंसर होगा घास भूसा चारा में। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना कहलाता है। इसको हम वीर्य संचय कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पाम्फ्रेट क्या है। पाम्फ्रेट क्या है? तो यह एक समुद्री मछली है, पाम्फ्रेट। अगला प्रश्न है शहद का निर्माण करती है। देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोग बताए थे कि शहद का निर्माण जो है वो कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी ही करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है। रानीखेत मुर्गियों की बीमारी है, हैजा भी है, बर्ड फ्लू भी है, तो यानी कौन नहीं है? तो स्मॉट बीमारी मुर्गियों में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मेहसाना किसकी प्रजाति है। मेहसाना भैंस की प्रजाति है, तो इसमें सही आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि एक ही नस्ल के पशु के बीच प्रजनन को हम क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा अंतः प्रजनन, इनब्रीडिंग। अगला प्रश्न है कि हिस्सर डायल किसकी प्रजाति है। हिस्सर डायल जो है ये भेड़ की प्रजाति है। अगला प्रश्न है कि खच्चर की उत्पत्ति में किनके मध्य संकरण होता है। खच्चर की उत्पत्ति में नर घोड़ा और मादा गधा के बीच संकरण होता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वीर्य को किसमें हिमकृत किया जाता है। तो इसको तरल नाइट्रोजन में हिमकृत करके रखा जाता है, जिसमें 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वीर्य निषेचन से निषेचित अंडे को किस अवस्था में निकाला जाता है। तो इसको 8:32 की अवस्था में निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से व्यावसायिक दृष्टि से शहद उत्पादन के लिए कौन उपयोगी है। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से शहद उत्पादन के लिए यहाँ पे जो है एपिस मेलिफेरा जो है वो उपयोगी है, नहीं ऑप्शन नंबर 2 उपयोगी है।